नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम रोशन आनंद सर का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का, उस टेस्ट सीरीज का जो है 15 तारीख वाला टेस्ट जो हुआ है उसका हम जो है प्रश्न लेकर के आए हैं। इसमें टोटल के टोटल 50 प्रश्न और अच्छे खासे लेवल का प्रश्न। यदि जब इस 50 में से आपका जो है 25 क्वेश्चन भी सही हो रहा है तो आप समझिए कि आपका तैयारी जो है बहुत बढ़िया तरीका, क्योंकि इसमें साइंस का क्वेश्चन टोटल है और टोटल अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और न्यूमेरिकल्स भी है। बनाएंगे तब आपको पता चलेगा कि कितना लेवल का क्वेश्चन सर ने यहाँ पे सेट किए। तो चलते पहला क्वेश्चन है जीन अवस्थित होता है। जीन कहाँ अवस्थित होता है? तो जीन जो है गुणसूत्र में पाया जाता है। गुणसूत्र से एक और क्वेश्चन आता है, गुणसूत्र मनुष्य में कितना जोड़ी पाया जाता है? तो जोड़ी में कहेगा तो 23 जोड़ी हो जाएगा। 23 जोड़ी गुणसूत्र मनुष्य में पाया जाता है और जोड़ी हटा देगा तो एक जोड़ी में 2 यानी कि 46। टोटल गुणसूत्र मनुष्य में 46 होता है और जोड़ी में बात करें तो 23 होता है। हरित लवक किसमें पाया जाता है? तो ये जो है पेड़ पौधा के पत्तियां में पाया जाता है और इसी के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यानी कि भोजन बनता है। राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ये सभी के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो हम बता रहे हैं। यदि जब याद नहीं है तो इसे आप लिख लीजिएगा। प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो ये होता है राइबोसोम। और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोला जाता है, ऊर्जा घर बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर, बिजली घर या पावर हाउस। तो एक क्वेश्चन से इतना सारा आपका प्रश्न बना, इसमें अच्छा रिवीजन भी आपको हो जाएगा। जीन अवस्थित होता है गुणसूत्र में। हरित लवक पौधा को पत्तियां में पाया जाता है जिसके द्वारा फोटोसिंथेसिस का क्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा घर बोला जाता है और राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। दूसरा क्वेश्चन है, ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होता, क्या कहलाता? प्रोटॉन बराबर रहेगा और न्यूट्रॉन अलग अलग, तो उसे समस्थानिक बोला जाता है या आइसोटोप्स बोला जाता है। जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है उसे समन्यूट्रॉनिक बोला जाता है और जिसमें प्रोटॉन की संख्या बराबर होगा उसे समस्थानिक बोला जाता है। तो ये सभी के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तीसरा ब्लड ग्रुप से क्वेश्चन आ गया। सर्वाधिक सर्वग्राही रुधिर के वर्ग किसे बोला जाता है? तो रुधिर जो है, रुधिर का मतलब रक्त होता है और रक्त का जो है 4 ग्रुप होता है, ए बी ओ और बी। 4 ग्रुप होता है और चारों में निगेटिव पॉजिटिव होता है। तो सर्वग्राही कौन होगा? तो ए बी हो जाएगा। ए बी ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सभी वर्गों से सभी वर्गों से जो है रक्त को ले सकता, लेकिन देगा किसी को नहीं, देगा केवल अपने ग्रुप वाला को। तो ए बी वर्ग का यह खासियत है कि वह सभी वर्ग से रक्त ले लेगा लेकिन देगा केवल ए बी को। और सर्वदाता कौन है? तो वो इसे बोला जाता है यूनिवर्सल डोनर। सर्वदाता ब्लड ग्रुप की बात करें तो ओ, और मनुष्य में पृथ्वी पर सबसे कम जो है ओ ग्रुप वाला मनुष्य पाया जाता है। तो ओ ब्लड ग्रुप बहुत कम व्यक्ति के पास होता है। सर्वग्राही कौन होगा? ए बी होगा। अगला क्वेश्चन, चौथा में न्यूट्रॉन की संख्या निकालना। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 होता है और परमाणु भार 27 है। तो 27 में से यदि जब हम 13 घटा देंगे, मतलब परमाणु भार में से यदि जब हम प्रोटॉन की संख्या घटा देंगे तो हमारा जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या, क्योंकि भार जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलकर ही बनता है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, प्रोटॉन संश्लेषण में प्रोटीन संश्लेषण में किस कोशिकांग में किनकी भूमिका सबसे अधिक होता? प्रोटीन के संश्लेषण राइबोसोम करता है। राइबोसोम वाला ऑप्शन जो है बी नंबर हो जाएगा। लाइसोसोम को बोला जाता है आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है। लाइसोसोम को सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है। और सेंट्रोसोम जो है पशु जगत की कोशिका में पाया जाता है। अगला है, निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य है? उप सहसंयोजन या सहसंयोजी बंध इलेक्ट्रॉन के एक परमाणु से दूसरे परमाणु में स्थानांतरण के कारण बनता है? नहीं, स्थानांतरण के कारण वैद्युत संयोजन बंधन बनता है। और यहाँ पे जो है पूछ रहा है कि उप सहसंयोजी बंधन जो है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनेगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। उप सहसंयोजन बंध एक इलेक्ट्रॉन के साझे द्वारा बनता है। हाँ, इलेक्ट्रॉन के साझा से बने हुए बंधन को सहसंयोजी या उप सहसंयोजी बंधन कहा जाता है। तो बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है पुणे में स्थित है। दिल्ली मौसम विज्ञान हो गया, थल सेना का मुख्यालय, दिल्ली में तो बहुत सारा मुख्यालय भरा हुआ।
अंतरिक्ष संगठन का मुख्यालय कहाँ? तो बेंगलुरु। अंतरिक्ष संगठन का बेंगलुरु हो जाएगा। तो ऑप्शन के अनुसार बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। 8वां है, एक कांच की छड़ को पारे में डुबाकर निकालने पर उसमें पारा नहीं चिपकता। तो पारा नहीं चिपकने के कारण ससंजक बल जो है अधिक होता है। किसके अधिक होता है? तो कांच के असंजक बल से। कांच के असंजक बल, कांच की छड़ को कांच की छड़ को पारे में डुबाकर निकालने पर पारा न चिपकने के कारण क्या है कि कांच का संसंजक बल क्या होता है? अधिक होता है यहाँ पे। तो ए नंबर ऑप्शन। एक ही तरह के परमाणु के बीच लगने वाले बल को ससंजक बल बोला जाता है और दो अलग अलग परमाणुओं के बीच लगने वाले बल को असंजक बल बोला जाता है। 9वां क्वेश्चन है, कार्बन की न्यूनतम प्रतिशत किसमें? सबसे कम मात्रा में कार्बन किसमें पाया जाता है? तो पाया जाता है पिटवा लोहा में। पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा सबसे कम होता है। इस्पात बनता है किससे? तो इस्पात जो है लोहा और कार्बन से बनता है। लोहा प्लस कार्बन से बनता है। लोहा और कार्बन से इस्पात बनता है। तो सबसे कम मात्रा में जो है पिटवा लोहा जो होता है उसमें कार्बन पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन समांगी विलयन का उदाहरण है? समांगी विलयन उसे बोलते हैं जिसमें दोनों कण, विलेय का कण जो है विलायक में घुल जाए, उसे समांगी विलयन बोलते हैं। तो शर्करा मतलब चीनी होता है, चीनी जल में घुल जाता पूरी तरह, तभी तो जो है शरबत बनता है। तो यहाँ पे ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिट्टी जल में घुलता नहीं। आप लोगों को लगता होगा कि मिट्टी जल में घुलता है, तो ऐसी बात नहीं है। मिट्टी जल में फैल जाता है। सीमेंट जल में ये रिएक्शन करता है, सीमेंट और जल जो है आपस में रिएक्शन करता है। तो ऑप्शन के अनुसार ए नंबर ऑप्शन जो यहाँ पे समांगी विलयन होगा। मिलान कीजिए, सुमिलित कीजिए यहाँ पे। तो सोल्डर सीसा और टीन, पीतल कॉपर और जिंक, तो कॉपर और जस्ता 2 नंबर में, तासा कॉपर और टीन और इस्पात होगा लोहा और कार्बन। ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे आपको देख लेना है कि किसका कौन आंसर होगा। अगला न्यूमेरिकल्स का क्वेश्चन है। एक 40 वाट के बिजली बल्ब 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है, तो धारा पूछ रहा है। इसका एक सीधा सीधी फॉर्मूला होता है, P बराबर I इंटू V। I इंटू V। शक्ति कितना है? 40 वाट का है। I हमको निकालना, विभवांतर 220 वोल्ट दे ले, तो I बराबर हो जाएगा 40/220। काट देंगे और यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 0.18 इसका जो है करेक्ट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 0.18 एम्पियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल्स इसमें घुसाया हुआ है। अगला क्वेश्चन की बात करें, हीटर की कुंडली किसकी बनी होती है? बहुत फेमस क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन भी है। हीटर की कुंडली डाइक्रोम की बनी होती है। बात करें टंगस्टन, तो ये विद्युत बल्ब में होता है। विद्युत बल्ब में जो है टंगस्टन धातु का प्रयोग होता है। टंगस्टन का इसका संकेत होता है W, परमाणु संख्या 126 होता है। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। टंगस्टन का संकेत W और एटॉमिक नंबर होता है 126 और विद्युत बल्ब इसका प्रयोग होता है। तांबा को कॉपर बोला जाता है Cu और लोहा को Fe बोला जाता है। इसका परमाणु संख्या 29 होता है और कॉपर का 29, एक और लोहा का 26 होता है और कॉपर का 29 होता है। ये सभी के सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। नाइक्रोम का हीटर में प्रयोग किया जाता है, विद्युत बल्ब में टंगस्टन का, क्योंकि सबका प्रतिरोध अधिक होता है, इसीलिए इसको उच्च उष्मा में सहन करने की क्षमता होती है, इसीलिए इसको हीटर और बल्ब में प्रयोग किया जाता है। एलईडी बल्ब में नहीं, जो 100 वाट वाला बल्ब आता है उसमें किया जाता है। तांबा का संकेत होता है Cu 29 और लोहा Fe 26 होता है। हीरा क्या है? तो हीरा जो है कार्बन का अपरूप के साथ साथ यह अचालक और कठोर है। हीरा जो है विद्युत का कुचालक है और कुचालक को ही अचालक बोला जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे कौन सा कार्बन का अपरूप जो विद्युत का कुचालक है? तो वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट से क्वेश्चन पूछता है, एकमात्र धातु जो विद्युत का सुचालक है तो वो है ग्रेफाइट। बाकी कार्बन क्या है? विद्युत का अचालक है। तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्लास्टर ऑफ पेरिस? प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब टूटी फूटी हड्डियों की मरम्मत के लिए CaSO4 × 5H2O। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में कैल्शियम धातु का प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है। पोटेशियम का संकेत K, मैग्नीशियम का Mg और सोडियम का Na। संकेत भी आपको याद रखना। सबसे सोडियम को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। ये सब क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन। बर्फ में थोड़ी भी अशुद्धि के कारण बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो बर्फ का गलनांक जो है जब उसमें अशुद्धि मिलाएंगे तो कम हो जाता है। तो कम हो जाता है ऑप्शन नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा बदल जाता है।
कमा तो बदला है, कि जैसे उसमें अशुद्धि मिलाएंगे उसका गलनांक जो है कम जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन है, कथन कारक। टंगस्टन का गलनांक अति उच्च होता है, अति उच्च होता है, तभी तो वह जो है कम ताप पे नहीं गलता और इसका विद्युत बल में प्रयोग किया जाता है। टंगस्टन एक सहसंयोजित यौगिक है, नहीं, टंगस्टन एक तत्व है, एलिमेंट है। हाइड्रोजन, जिस प्रकार हाइड्रोजन हीलियम लिथियम होता है, इसी में हम 126 नंबर पे चले जाए तो यह भी जो है क्या है, तो ये इतना दूर जब 126 नहीं, इसका शायद कम होता है तो एटॉमिक नंबर नहीं आता, शायद एटॉमिक मास होता होगा 126। तो डब्लू से इसका संकेत होता है और डब्लू को टंगस्टन बोलते हैं और टंगस्टन एक तत्व है, तत्व है टंगस्टन। तो इस अनुसार जो है ऑप्शन हो जाएगा केवल ए सही, ए सही है परंतु बी सही नहीं है, तो सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट। अगला है एक घोड़ा 200 न्यूटन का बल लगाकर घोड़ा गाड़ी के 27 किलोमीटर की एक समान चाल से खींचता है, तो घोड़े द्वारा प्रदत्त शक्ति क्या होगा? अच्छी खासी लेवल का क्वेश्चन, इसमें जो है अच्छी खासी लेवल का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा डिटेल में बनाना होगा। कि घोड़ा 200 न्यूटन का बल लगा रहा है तो F बराबर हो जाएगा 200 न्यूटन, 200 न्यूटन 27 किलोमीटर की एक समान चाल से खींचता है। चाल दे दिया 27 किलोमीटर, क्योंकि बल है तो किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे, यहाँ मीटर प्रति सेकंड। तो घोड़े द्वारा प्रदत्त शक्ति क्या होगा? P पूछ रहा है, P बराबर वाट पूछ रहा है। तो शक्ति बराबर फॉर्मूला होता है W बटे T, P बराबर फॉर्मूला होता है W बटा T और W बराबर फॉर्मूला होता है F, W को बोल सकते बल गुना विस्थापन, तो F गुना D बटा में T, F गुना D बाई T। और यहां से चलेंगे P बराबर F गुना D बाई T और यदि जब यहाँ पे बल F हो जाएगा, विस्थापन बराबर फॉर्मूला होता है वेग बराबर फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटे समय हो जाएगा। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा वेग गुना टी, तो यहाँ पे रख देंगे, यदि जब v गुना टी रख देंगे और एक टी नीचे हो जाएगा तो टी से टी खत्म हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के फॉर्मूला आया P बराबर F गुना V, P बराबर F गुना V। तो ये डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है, P बराबर F गुना V और इसी फॉर्मूला से बन जाएगा। P बराबर F गुना V रखेंगे यदि जब, तो 200 न्यूटन का बल है, V का मान हो गया 27 गुने 5 बटे 18, काट कूट देंगे आंसर आ जाएगा, काट के चेक कर लेते हैं। 27 9 दूना 18, 2 से 100 5 1500, 1500 वाट, 1500 वाट इसका जो है सी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छी खासी लेवल का न्यूमेरिकल्स भी, चूंकि 11th 12th से साइंस बेसिस पे भी भरा था और आर्ट्स बेसिस पे भी भरा था, इसीलिए ऐसा क्वेश्चन तो इंटरमीडिएट से का दो क्वेश्चन बनता है। अगला है आर्कियोटोप्रिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? तो ये जो है सरीसृप और पक्षी दोनों है, ये बहुत पुराने युग का पक्षी, सरीसृप और पक्षी जो है दोनों इसमें पाया जाएगा। स्तनधारी, सबसे बड़ा स्तनधारी की बात करें तो ब्लू व्हेल, स्तनधारी उसे बोलते हैं जो अपने बच्चे को दूध पिला सके, मैमल्स से बोला जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका किसकी बढ़ती हुई क्षमता के कारण बढ़ती है? मतलब कौन पृथ्वी पे बढ़ जाएगा तो पृथ्वी पे ऊष्मा बढ़ जाएगा, गर्मी बढ़ जाएगा, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड। तो 0.03% अभी जो है पाया जाता है, 0.003 शायद 0.003% पाया जाता है, और यही जो बढ़ जाएगा तब जाकर के जो है वो पृथ्वी पे जो ऊष्मा बढ़ जाएगा। बाकी ओजोन बढ़ेगा तो फायदे का चीज है, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगा तो ये अम्लीय वर्षा कराएगा, ये अम्लीय वर्षा कराएगा। तो ऑप्शन के अनुसार डी नंबर ऑप्शन है। अगला है 60 वाट के विद्युत बल्ब को प्रतिदिन 6 घंटा उपयोग किया जाता है, तो एक दिन में कितना यूनिट खर्च होगा? तो जितना वाट का बल्ब रहेगा, इसका बहुत सिंपल फॉर्मूला है, जितना वाट का बल्ब रहेगा जितना समय के लिए जलाया जाएगा बटा में 100, ये यूनिट निकल जाएगा, यूनिट। तो कितना वाट का बल्ब है? तो यहाँ पे 60 वाट का बल्ब है, 6 घंटा जलाया जाता है, एक के दिन जलाया जाता है, वो चलते 1 से गुना करेंगे बटा में 100, कितना हो जाएगा? 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, 36 बटे 100, 0.36 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, 0.36 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें
हवा की अपेक्षा बर्फ तथा सेंधा नमक का अपवर्तनांक 1.31 तथा 1.455 हो रहा है, तो बर्फ की अपेक्षा सेंधा नमक का अपवर्तनांक होगा। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान देना है ऐसा में, किसकी अपेक्षा करा, बर्फ की अपेक्षा, तो बर्फ के अपवर्तनांक नीचे रखेंगे। बर्फ का कितना दिया हुआ, तो 1.3 और सेंधा नमक का कितना है 1.5, और जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1.71 लगभग में आएगा। इसका सी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। तो जिसके अपेक्षा कहेगा उसको नीचे रखें। प्लाज्मोडियम परजीवी है तो मच्छर का है, और किसका, मादा एनाफिलीज मच्छर, मादा एनाफिलीज, एनाफिलीज मच्छर, मादा एनाफिलीज का। प्रस्रव्य तरंगे वे होगा, प्रस्रव्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे होते जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। अब ध्वनि से थोड़ा सा हम रिवीजन कराते हैं, ध्वनि से कौन कौन क्वेश्चन पूछता है। ध्वनि से 3 क्वेश्चन आता है यहाँ पे। यदि जब 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज आवृत्ति होता ध्वनि का, 20 हर्ट्ज से कम रहे तो कम रहे तेरा बोलते हैं अवश्रव्य तरंग, 20 हर्ट्ज से कम रहे तो अविश्राव्य तरंग बोला जाता है, अविश्राव्य तरंग। यदि जब 20 हर्ट्ज से अधिक, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक रहे तेरा बोला जाता है श्रव्य तरंग, और इसी श्रव्य तरंग को हम लोग सुनते हैं। यदि जब 20,000 हर्ट्ज से अधिक रहेगा, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, तो इसे बोला जाता है पराश्रव्य तरंग, इसे बोलेंगे पराश्रव्य तरंग, पराश्रव्य तरंग। तो पराश्रव्य तरंग वे तरंग है जिसकी आवृत्ति जो है 20,000 हर्ट्ज। एक बार और देख लीजिए यहाँ पे, जिसकी आवृत्ति जो है यदि जब 20 हर्ट्ज से कम रहे, 20 हर्ट्ज से कम, तो अवश्रव्य तरंग जिसे हम लोग नहीं सुन सकते, कुत्ता बिल्ली सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज जो श्रव्य हम लोग सुन सकते हैं, और 20 हर्ट्ज 20,000 से जब अधिक रहेगा तो इसे हम लोग नहीं सुन सकते, और इसे बोलते हैं पराश्रव्य तरंग। तेरा से 20,000 से अधिक है ये नहीं, लेकिन किलो दे दे, और किलो का मतलब होता है 10 के पावर 3, तो 20 पर 3 शून्य से गुना कर देंगे तो 20,000 हुआ कि नहीं। तो ये ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन में थोड़ा सा उलझा करके दिया हुआ है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, कॉर्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता, तो कॉर्क जो है आपका जो है ओक के प्राप्त होता, तो ओक न देकर के उसका अंग्रेजी नाम क्वेकर्स दिया हुआ है, ऐसे भी मरा जाएगा कॉर्क क्वेकर्स। तो ओक वृक्ष से प्राप्त होता है कॉर्क, इसी से सबसे पहले कोस्का का खोज हुआ था आज की, और क्वेकर्स इसे का अंग्रेजी नाम है। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो 60 से लेकर के 100 डेसिबल तक आवृत्ति उत्पन्न होता है, तो इसका लगभग 100 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसकी कमी के कारण होता है, तो होता है विषाणु के कमी के कारण। फुट एंड माउथ रोग जो है विषाणु के कमी के कारण एनिमल्स में पाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए कौन बीमारी किससे होता है, मलेरिया, मलेरिया बीमारी किससे होता है, तो मलेरिया होता है प्रोटोजुआ से, मलेरिया हो जाएगा प्रोटोजुआ से। पोलियो होता है विषाणु से, और ट्यूबरकुलोसिस टीबी होता है जीवाणु से। तो ऑप्शन के अनुसार जो है 1, 3, 2 हो जाएगा, 1, 3, 2 बी नंबर ऑप्शन। एक ही पदार्थ के अणु के बीच लगने वाले आकर्षण बल को बोला जाता है संसंजक बल, और अलग अलग परमाणु के बीच क्या संसंजक बल। डीटीपी डिप्थीरिया में लगाया जाता है, और यह 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चा को लगाया जाता है, 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चा को डिप्थीरिया का टीका लगाया जाता है। तो ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोलियो विषाणु से होता है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, और कितने से तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण काल होता है 27.3, 27.1/3 दिन, इतना देरी में जो है चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूम जाता है। संबंध F बराबर R/2 है, यह अवतल और उत्तल दोनों दर्पण के लिए होता है, उत्तल तथा अवतल दोनों प्रकार के दर्पण के लिए F बराबर R/2। दर्पण सूत्र की बात करें 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है, ये हुआ दर्पण सूत्र, और ये F बराबर R/2 ये भी दोनों फार्मूला के लिए हो गया। और एक पूछता आवर्धन, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन बोला जाता है। पलायन वेग किसका कितना होता है, तो पृथ्वी पलायन वेग का मान होता है, किसका पलायन वेग, तो नहीं कुछ दिया हुआ तो पृथ्वी, तो पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर, ऑप्शन पे ध्यान देना सेकंड रहेगा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होगा। यहाँ पे पृथ्वी का पलायन वेग होगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ये वाला ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
एक बैरल में कितना तेल होता है? तो 159 लीटर। एक बैरल में 159 लीटर तेल होता है। बैरल बोला जाता है, गैलन को बोला जाता है। तो एक गैलन में कितना है? एक बैरल उसको बोलते हैं। एक बैरल में 159 लीटर तेल पाया जाता है। मकड़ी कीट से भिन्न होता है, क्यों? क्योंकि मकड़ी में 8 टांगे होता है और कीट में 6 टांगे होता है। कीट की बात करें तो कीट में होता है 6 टांगे और मकड़ी की बात करें तो मकड़ी में होता है 8 टांगे। तो क्योंकि मकड़ी में 8 टांगे होता है, यहाँ मकड़ी पूछा है इसलिए मकड़ी का टांग यहाँ पे मरा जाएगा। इसके अलावा इसमें 3 कोष्टक होता है, उसमें 2 ही कोष्टक होता है। इस आधार पर भी भिन्न। 37 नंबर क्वेश्चन है, 1 केजी के वस्तु की गतिज ऊर्जा तब होगी जब इसकी चाल होगी। चाल पूछ दिया, गतिज ऊर्जा दिया, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला जानते होंगे आप लोग। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। तो 1 केजी के वस्तु है, 1 जूल ऊर्जा दे रहा, तो काइनेटिक एनर्जी का मान 1/2 गुने m का मान नहीं 1 दिया हुआ और v पूछ रहा है v²। तो 1 से काटला से भी कोई फायदा नहीं, तो v² में 2 कट जाएगा रूट में, और अंडर रूट 2 का मान होता है 1.414। तो लगभग में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.4 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। वो आप देख सकते हैं। ओजोन की, हाँ, हीरा चमकदार दिखाई देता है किसके कारण? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण हो जाएगा। आकाश का नीला दिखाई देता प्रकीर्णन के कारण। ओजोन की मात्रा किस इकाई से मापी जाती है? तो ओजोन की मात्रा डेप्सन से मापी जाती है। यहाँ उलझना नहीं है, डेप्सन और डेसिबल में। डेसिबल को ध्वनिक मापा जाता है और ओजोन माना जाता है डेप्सन में। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर के बना हुआ। यदि तंत्रिका तंत्र में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो हम लोग में लाइन लगेगा तो हम लोग उत्तेजित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? लाइन लगला तो ऐसे भी कोई भी आदमी हंसता नहीं है, दर्द नहीं होता, क्या होता? उत्तेजित हो जाता है और रोने का तो मौका ही नहीं देता, इसीलिए सी नंबर तो होगा ही। दुनिया के सर्वकालीन महानतम भौतिक विज्ञान और गणितज्ञ सर आइजैक न्यूटन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? मतलब न्यूटन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो उनके द्वारा गति के नियम तथा गुरुत्वाकर्षण के सर्वात्रिक नियम खोजा गया। बिल्कुल खोजा गया गति के नियम। प्रकाशिकी के क्षेत्र में भी उनका योगदान था ही। तरंग सिद्धांत दिए थे न्यूटन ने। प्रकाशिकी के क्षेत्र में इनका बहुत ज्यादा योगदान था, ये भी करेक्ट हो जाएगा। गणित की एक इकाई कैलकुलस की नींव सर आइजैक न्यूटन ने ही डाला था, ये भी सही बात है। कैलकुलस की शुरुआत जो है सर आइजैक न्यूटन ने किए थे। मतलब एक महान जो फिजिक्स और मैथ एक दूसरे से मिला हुआ जो फिजिशियन है वो मैथमेटिकल्स होगा। उन्होंने 7 वर्ष, केवल 25 वर्ष की आयु में ही कर दिए सभी खोज नहीं। वह 84 साल तक जिए थे और 84 साल तक वह जो है दुनिया की सेवा करते रहे। इसीलिए यहाँ 25 में समाप्त नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि असत्य है। असत्य है, बाकी ये तीनों सत्य कथन था इनका। एक पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक है, तब ऋणात्मक रहेगा तो प्रति चुंबकीय, और यदि धनात्मक रहेगा तो अनुचुंबकीय हो जाएगा। अनुचुंबक तो ऋणात्मक है तो प्रति चुंबकीय। जड़त्व का गुण सभी वस्तु में होता है। यदि कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहेगा, रुका हुआ है तो वो रुका में ही रहेगा। इसको जड़त्व का नियम या न्यूटन का प्रथम नियम कहा जाता है। मिलान करना है। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत खोजा था। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, न्यूटन गति ग्रह की गति के नियम, केपलर या था गति के नियम न्यूटन, और केपलर जो है ग्रह की गति के नियम। तो हाइजेनबर्ग अनिश्चितता, आइंस्टीन हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव, न्यूटन हो जाएगा गति के नियम, और केपलर जो है ग्रह की गति के खोज किया था। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम? धातु की क्रियाशीलता में सबसे अधिक क्रियाशील है सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, लोहा और कॉपर। तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। स्क्रोटम संघ का तापमान, स्क्रोटम जो है बोला जाता है अंडाणु को बोला जाता है। अंडाणु, अंडाणु को बोला जाता है। इसका तापमान कितना होता है? तो इसका तापमान होता है 34 डिग्री सेल्सियस। बोलता है संघ का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री कम होता है। शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, तो 2 से 3 तो कम हो भी किया, तो ऑप्शन ए नंबर जो है सही हो जाएगा। तो और कथन दिया स्क्रोटम का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री अधिक होता है, या तो अधिक होगा या फिर कम होगा। तो वहां पे शरीर के तापमान हम लोग का 37 डिग्री सेल्सियस है। डिग्री सेल्सियस फारेनहाइट में 95 पॉइंट समथिंग होता है, लेकिन
डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री और अंडाणु का तापमान जो है 34 डिग्री। तो कम हुआ कि ज्यादा? तो कम होगा, तो केवल ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो बायोगैस जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है, ये मीथेन से बनता है, इसीलिए यह जीवाश्म ईंधन नहीं है। क्योंकि यह जीवाश्म ईंधन से बोलते हैं जो कभी ना कभी जीव के शरीर के अवशेष से बना हुआ है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब जीवाश्म ईंधन है। क्योंकि कोयला पेट्रोलियम जो है बहुत लाखों वर्ष पहले जो है जीवों के दब जाने के कारण जो है कोयला पेट्रोलियम का निर्माण हुआ। तो जो जीव से बना वो जीवाश्म ईंधन, और बायोगैस जीव से नहीं बना। एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के उत्पन्न के लिए कितने अणु की आवश्यकता होता है? तो 38 हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा 38। निम्नलिखित में से कौन से तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है? तो आसानी से इलेक्ट्रॉन सोडियम त्यागेगा, क्योंकि सोडियम के बायतन कक्षा में केवल एक इलेक्ट्रॉन है और वो एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके नियॉन जैसा बन जाएगा। सबसे क्रियाशील भी। निम्नलिखित क्रियाओं में से किसमें अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है? तो अर्धपारगम झिल्ली परासरण की क्रिया में होता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस में होता है। जबकि बाकी वायु का फैलना विष्णु पर क्रिया है। तो इसी तरह से टेस्ट सीरीज से प्रतिदिन जुड़ने के लिए चैनल से आप लोग अवश्य जुड़े।